आज हमारा टॉपिक शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसे अंग्रेजी में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कहा जाता है। और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार हम लोगों को मिला हुआ है वह संविधान के अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 तक में मिला हुआ है। तो हम लोग को देखना है कि अनुच्छेद 23 क्या कहता है। अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार का प्रतिषेध। मानव के दुर्व्यवहार का क्या मतलब हुआ? मानव तस्करी, मतलब इंसानों की खरीद बिक्री। लेकिन इसका अर्थ यहीं तक सीमित नहीं है। इसका अर्थ यह भी माना गया है कि महिलाओं और बच्चों को अनैतिक कामों में ढकेलना भी जो है आपको मानव का दुर्व्यवहार माना जाएगा। उसके बाद है बेगार। बेगार मतलब क्या है कि जिसके अगर किसी व्यक्ति से हम काम लेते हैं और उसके काम के बदले में हम उचित भुगतान नहीं करते हैं, मतलब कम भुगतान करते हैं या भुगतान करते ही नहीं हैं, तो वह जो है सो बेगार का काम हो गया। एक ढंग से समझिए कि यह दास प्रथा की बात हो गई या बंधुआ मजदूरी की बात हो गई। उसके बाद है बलात्कार, मतलब जबरन काम लेना, कि अगर किसी व्यक्ति को कोई काम करने की इच्छा नहीं है लेकिन हम उस पर दबाव डाल करके वो काम करवाते हैं तो वही जो है बलात्कार मान लिया जाता है। भले ही हम उस काम के बदले उसे कुछ भुगतान भी कर दें, कुछ पैसा भी दे दें, लेकिन माना जाएगा कि हमने बलात्कार करवाया अमुक व्यक्ति से। तो अब है कि संविधान फिर आगे में इसी अनुच्छेद में कहता है कि यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है, मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति मानव का दुर्व्यवहार करता है या बेगारी करवाता है या किसी से जबरन काम लेता है, तो उसको उसके साथ क्या व्यवहार होगा। तो कहता है कि यदि कोई इस संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन करता है तो विधि के अनुसार, मतलब कानून के अनुसार जो है उसे दंड मिलेगा। मतलब दंडनीय अपराध बना दिया गया है मानव तस्करी कराना या करना, या जो है आपको बेगारी लेना या फिर जबरन मजदूरी करवाना, यह दंडनीय अपराध माना गया। तो यह दंडनीय अपराध जो माना गया है तो यह सज़ा हमको किस आधार पर मिलेगा? तो कहता है कानून के अनुसार होगा। तो ये जो है कहता उल्लंघन करने पर, और यही वजह है कि समय समय पर संसद ने इस संबंध में कई कानूनों का निर्माण किया है, जिसमें से 2 कानून बहुत चर्चित है। पहला है बंधुआ मजदूर व्यवस्था समाप्त अधिनियम 1976 और दूसरा है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1978। तो इस तरह से और भी कई कानून बनाए गए हैं संसद के द्वारा। अब है कि क्या किसी को छूट है इस व्यवस्था के अंतर्गत? तो इसी अनुच्छेद में आगे कहता है कि राज्य को यह छूट होगा। क्या छूट होगा? कि अगर वह सार्वजनिक उद्देश्य से कोई काम कराना चाहता है तो उस काम को वह कंपलसरी सर्विस घोषित कर सकता है, अनिवार्य सेवा घोषित कर सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि मान लीजिए कि सरकार समझती है कि जितना भी भारत का युवा है या नागरिक है उसे सैन्य प्रशिक्षण, मिलिट्री ट्रेनिंग भी लेना चाहिए, तो वह इसे अनिवार्य सेवा घोषित कर सकता है कि भारत का हर नागरिक या भारत का हर युवा या युवती को मिलिट्री ट्रेनिंग लेना होगा। तो इस हालत में जो है वो राज्य ऐसा कर सकती है, क्योंकि मिलिट्री ट्रेनिंग अगर लेता है तो इससे हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था ज़्यादा मजबूत होगी। जैसे कि इजराइल है, इजराइल में यह व्यवस्था है कि जो भी जो है सो नौजवान है उसे मिलिट्री ट्रेनिंग लेना पड़ता है। तो ऐसी व्यवस्था सार्वजनिक उद्देश्य से राज्य के द्वारा, मतलब सरकार के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन सरकार या मतलब राज्य जो यह व्यवस्था करेगी तो क्या कोई भेदभाव भी कर सकती है? तो कहती है इसी संविधान का, इसी अनुच्छेद का आगे का प्रावधान कहता है कि राज्य अगर किसी काम को कंपलसरी सर्विस, अनिवार्य सेवा घोषित करती है
तो वह जो है भेदभाव नहीं कर सकती है। किस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है? तो उसके लिए जो है कई कारक गिनाया गया कि धर्म के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं कर सकती है, कि किसी खास धर्म वाले को कहेगा कि तुमको ये काम करना है और दूसरे धर्म वाले को कहा जाएगा कि तुमको ये काम नहीं करना है। ऐसा सरकार मतलब राज्य नहीं कर सकती है। दूसरा है मूल वंश, मतलब क्या कि रेस के आधार पर भी राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है कि तुम्हारा यह जैसे विदेशी मूल है इसलिए तुमको ये काम करना होगा और जो है तुमको ये काम नहीं करना होगा। ऐसा नहीं रेस के आधार पर का राज्य कर सकती है, जाति के आधार पर भी या फिर वर्ग मतलब क्या कि अमीरी और गरीबी के आधार पर भी राज्य ऐसा नहीं कर सकती है। तो याद रखिएगा 4 कैटेगरी है, एक धर्म है, दूसरा मूल वंश है, तीसरा जाति है, चौथा वर्ग है। यहाँ पर महिला नहीं है। याद रखिएगा कि महिला के साथ भेदभाव हो सकता है, मतलब क्या उसको कुछ छूट भी दिया जा सकता है कि महिला है तो चलिए उसके लिए सार्वजनिक जो है सो ये कंपलसरी सर्विस उसको नहीं करना होगा। तो महिलाओं के लिए कंपलसरी सर्विस की छूट हो सकती है, इस प्रावधान के अंतर्गत हम लोग यही समझे। उसके बाद आता है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद का 24 कहता है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। मतलब क्या कि कारखाना और दूसरे खतरनाक कामों में बालकों को काम पर नहीं लगाया जा सकता है, उसे एम्प्लॉय नहीं बनाया जा सकता है। तो इसी अनुच्छेद 24 का आगे का प्रावधान कहता है कि जो 14 साल से कम उम्र का बच्चा है उस बच्चे को किसी कारखाना, खदान या खतरनाक काम मतलब कि हजारदस काम में जो है लगाया नहीं जा सकता है, नियुक्त नहीं किया जा सकता है, नियोजित नहीं किया जा सकता है। तो इसे जो है नियोजित नहीं किया जा सकता। किसको नहीं काम पर लगाया जाएगा? जो बच्चा 14 साल से कम उम्र का है। अब है कि इस प्रावधान को लागू करने के लिए हमारी सरकार ने, राज्य ने, संसद ने समय समय पर कई कानूनों का निर्माण किया है, जिसमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून है बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमितीकरण अधिनियम 1986। और इसी कानून के आधार पर आगे चल कर के कई कानूनों का निर्माण हुआ है, जिसके अंतर्गत बच्चों को ऐसे खतरनाक कामों पर लगाने से रोकने का प्रावधान किया गया। दरअसल ये प्रावधान करने का उद्देश्य ये रहा था कि चूंकि बच्चा जो होता है वही किसी देश का भविष्य होता है और 14 साल का जो बच्चा है उसे खेलने, कूदने और पढ़ने का, स्कूल जाने का उसका उम्र है। अगर उससे खतरनाक काम लिया जाएगा तो उसका शारीरिक, मानसिक और व्यक्तित्व विकास जो है आपको ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा, जिसके चलते आने वाले समय में जब उसके कंधे पर देश का भार होगा तो वह देश का सही जो है संचालन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये व्यवस्था किया गया कि 14 साल के से कम उम्र का जो बच्चा है उसे खतरनाक कामों पर नहीं लगाया जा सकता। तो इस तरह से जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है हमारे संविधान में, उसका यही व्यवस्था है। और इस व्यवस्था को देखने के बाद फिर हम लोग आगे के टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। अगर आप लोग, जैसे मैं सिलसिलेवार ढंग से पढ़ा रहा हूँ, अगर इसको सिलसिलेवार ढंग से देखते जाते हैं तो बिल्कुल यकीन मान लीजिए कि पॉलिटी के अंतर्गत आपका किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वह संघ लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम दें या राज्य लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम दें या फिर कोई जनरल कंपटीशन का एग्ज़ाम दें, एक भी क्वेश्चन छूटने का सवाल नहीं है। आप अपने आज तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है आप उस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा करके देख लें, जो है शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो आप लोग कंटिन्यूसली जो है सो इस वीडियो को देखते रहें और दूसरे जो आपके मित्र मंडली के साथी हैं उन्हें भी जो है सो इस बात की जानकारी दें ताकि वो भी जो है इससे फ़ायदा उठा सके। थैंक यू, धन्यवाद।